में मेरे सहयोगी आदरणीय सुबोध उनियाल जी और आप सबके अत्यंत ही प्रिय और जिनको सुबोध भाई ने अभी कुछ संज्ञा दी है और विकास को लगातार समर्पित रहने वाले, सच में मैं कई बार सोचता हूं कि ये इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं। और इनकी ऊर्जा को मैंने उस समय देखा, मैं सोच रहा था कि जिस दिन थानों क्षेत्र में आपदा आ गई तो उस दिन के बाद लगातार, हालांकि प्रातःकाल तो सवेरे 5, 4:30, 5 बजे के बीच में ही इनका मुझे फोन आ गया था, लेकिन उसके बाद लगातार प्रत्येक दिन मैं रात को भी इनको देखता था और प्रातःकाल भी देखता था। सच में मैं इनको मानता पहले से बहुत था, लेकिन उसके बाद मेरे मन में इनके लिए एक जो श्रद्धा का भाव है, वो श्रद्धा का भाव निर्मित हुआ जब मैंने इनको देखा कि इनकी तबियत खराब हो गई। इनको डॉक्टर ने मना किया कि नहीं, अब आपको जो है सर्दी में नहीं जाना है, बरसात में नहीं भीगना है, लेकिन उसके बाद भी लगातार एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन ये कम से कम 4 बार मुझे दिन में फोन न करते कि आज मेरे क्षेत्र में सड़क बनानी है, आज यहाँ पेयजल की समस्या है, यहाँ बिजली की समस्या है, यहाँ इन लोगों को जो है मुख्यमंत्री मिलेगा दिन का पैसा देना है। तो सच में इसलिए सुबोध भाई आपने इनको संज्ञा सही दी है। ऐसे आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय उमेश शर्मा कावू जी, महानगर के अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारी दीदी विनोद उनियाल जी, रुचि भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा, सरोजनी जी ब्लॉक प्रमुख रायपुर, प्रकाश बड़ौनी जी मंडल अध्यक्ष वीरचंद्र सिंह गढ़वाली मंडल, सुषमा प्रीति जी मंडल अध्यक्ष अजयपुर, संजीव मल्होत्रा जी मंडल अध्यक्ष तपोवन, उज्ज्वल नेगी जी मंडल अध्यक्ष रायपुर और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे बूथों के सभी अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, मैं आप सभी का आज इस सम्मेलन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे मुझे बहुत ज्यादा लंबे समय से सूचना नहीं थी कि आपका इतना बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। मुझे तो लग रहा था कि गाँव भाई बुला रहे हैं, तो मुझे यही कह रहे थे कि कुछ मैंने प्रमुख कार्यकर्ताओं को आज वहां आमंत्रित किया है और शाम को जब मेरा सारा कार्यक्रम तय हो गया और कार्यक्रम मेरा चूंकि मुझे काशीपुर और आज लंबी यात्रा करके कम से कम लगभग 150 किलोमीटर की सड़क से भी यात्रा करनी है, जगह जगह पर आज मुझे लगता है कि रात को मुझे 11 बज जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। माता जी है गाँव में, उनसे भी मिलूंगा, तो फिर मुझे अपना कार्यक्रम संशोधित करना पड़ा क्योंकि मैं ऐसा कोई अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था कि इतने सारे हमारे प्रमुख सब बूथों के लोग, हमारे पदाधिकारी, हमारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता और मेरी सभी बहनें इतनी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में हर कार्यक्रम में आती है। तो मैं सच में मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो सोच रहा था कि 10-50 लोग होंगे, यहाँ तो पूरा ही सभागार भरा हुआ है। तो मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आज भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती है, उनकी जयंती के लिए आप सबको बधाई देता हूँ। और सच में आज इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देखकर मेरे अंदर भी बहुत ऊर्जा का संचार होता है और आप सबकी ऊर्जा को देखकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपका देखा हमारे यहाँ की
प्रदेश था तब मैं युवा की परिभाषा बताता हूँ। युवा कौन होता है? मैंने रतूड़ी जी से कहा, रतूड़ी साहब से, युवा है रतूड़ी साहब। मैं इसलिए इनको युवा कह रहा हूं कि ये मुझे हर कार्यक्रम में दिखाई देते हैं, हर जगह पर पहली लाइन में दिखाई देते हैं। मेरे यहाँ पर भी कोई कार्यक्रम होता है तो उस हर कार्यक्रम में होते हैं, पार्टी कार्यालय में भी होते हैं, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें भी होते हैं। तो युवा कौन होता है? युवा होता है जिसके पैरों में गति होती है। युवा वो होता है जिसकी आवाज में दम होता है। युवा वो होता है जिसका दिल तेज धड़कता है। और युवा वो होता है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार रहता है। युवा वो होता है जो धरती से अंबर को जोड़ना चाहता है। अभी बहुत सारे शब्द बचे हैं मेरे। युवा वो भी होता है जो रेत से तेल निकालना चाहता है। तो हमारे रतूड़ी साहब ऐसे हालांकि बहुत विनम्र हैं। आज आप सभी के बीच में आप सबको देखकर और आप सबका ये स्नेह और आशीर्वाद यही है, इसके कारण से हम सब लगातार निरंतर रूप से प्रदेश की सेवा कर पा रहे हैं। और प्रदेश की सेवा करने की ऊर्जा भी हम लोगों को आपसे ही प्राप्त होती है। जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा के कारण से हम सब काम करते रहते हैं। और आपके लोकप्रिय विधायक उमेश शर्मा जी, काऊ भाई हमेशा यहाँ के प्रत्येक क्षेत्रवासियों के लिए और क्षेत्र की समस्या के समाधान के लिए प्रयासरत रहते हैं। और जहां पर भी जहां भी कम होते हैं वहां हमारे काऊ भाई का नारा है, जहां कम वहां हम। और इनको थकान भी नहीं होती है, लगे रहते हैं। शायद इनका क्षेत्र के प्रति जो समर्पण है, क्षेत्रवासियों के लिए जो इनका प्रेम है, उनके साथ जो लगाव है, जिसको भी ये प्रत्येक विधानसभा के अपने एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार को अपना परिवार मानकर काम करते हैं। और इसीलिए आप लोग लगातार जिता रहे हैं, इतना बड़ा रिकॉर्ड बना रहे हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं बना रहे। और आज मैं जो आप लोगों ने यहाँ पर SIR की भी तैयारी करी है, SIR में भी आप काम कर रहे हैं, एक बड़ा आंकड़ा आने वाला है। और मुझे कोई भी डाउट नहीं लगता, मैं कह सकता हूं कि आप लोग 2027 में यहाँ पर सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करके यहाँ पर अपना आशीर्वाद देकर फिर से एक बार का झंडा गाड़ेंगे। क्यों करेंगे ना? करने वाले हैं ना, करने वाले हैं। जोर से बोलिए ना। 100%। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हाल के वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार ने अभी हाल ही में अपने दूसरे कार्यकाल में 4 वर्षों का कालखंड पूरा किया है। और इन कालखंड में अनेक काम आगे बढ़े हैं, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रेल कनेक्टिविटी हो, हवाई कनेक्टिविटी हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमारे राज्य के हर एक नागरिक को सुविधा मिले, हर एक के जीवन स्तर को आगे बढ़ने का अवसर मिले, वो सारे काम सरकार ने किए। अगर आप आकलन करेंगे तो राज्य स्थापना के बाद जितने विकास कार्यों को गति मिली है, जितना भारत सरकार के समन्वय से धनराशि हमको राज्य को प्राप्त हुई है, वो पहले के कालखंडों से कई गुना से अधिक है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे। इसके साथ साथ बहुत सारी नीतियां हमने बनाई, राज्य के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने का कार्य भी किया है। और मैं आज
गर्व के साथ कह सकता हूं कि बीते 4 वर्षों में हमारे राज्य में पहली बार ऐसी अनेक उपलब्धियां जो राज्य को प्राप्त हुई हैं, उसका राज्य हमारा साक्षी बना है, जो हमारे जैसे छोटे राज्य के लिए बहुत असंभव समझा जाता था। जैसे G20 का सम्मेलन हुआ और एक सम्मेलन में 3 सम्मेलन, जिसमें पूरी दुनिया के प्रतिनिधि हमारे राज्य के अंदर आए, सफलतापूर्वक उसका यहाँ पर आयोजन हुआ। रामनगर में, ऋषिकेश में, नरेंद्र नगर में, और पूरी दुनिया के प्रतिनिधि हमारा एक शानदार संदेश लेकर हमारे राज्य से गए। राष्ट्रीय खेलों का उसके तो मेजबान आप ही लोग थे, रायपुर वाले। यहाँ शुरुआत हुई, यही स्पोर्ट्स कॉलेज से हमारे यहाँ शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत करी। पहली बार राज्य राष्ट्रीय खेलों के प्रदर्शन का साक्षी हुआ और उसमें भी हमारे खिलाड़ियों ने 100 से ज्यादा पदक जीतकर अंक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया, जो हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। पहली बार राज्य में स्वीकारणी यात्रा प्रारंभ हुई, पहली बार राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और उसमें 3,76,000 करोड़ के हमारे करार, उसमें से 1 लाख करोड़ से अधिक की आज ग्राउंडिंग शुरू हो गई है, यानी कि 1 लाख करोड़ से अधिक के उद्योग धंधे हमारे राज्य में लगने प्रारंभ हो गए हैं। इससे हमारे राज्य को अनेक प्रकार के राजस्व प्राप्त होने वाले हैं, अनेक हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, सबको रोजगार मिलने वाला है। और इसी सबका परिणाम है कि राज्य की जो आर्थिकी है उसमें 1.5 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है और बीते 1 वर्ष में राज्य की जीएसडीपी में 7.23 यानी 7.23% की बढ़ोतरी हुई है। बीते 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई है। बीते 4 वर्षों में राज्य का जो बजट का आकार था हमारा 60,000 करोड़, वो 1,11,000 करोड़ पर पहुंच गया, यानी 1 लाख करोड़ को पार कर गया। बीते 4 वर्षों में राज्य में 20,000 नए उद्योग स्थापित हुए हैं। बीते 4 वर्षों में हमारे स्टार्टअप जिसकी संख्या 7 होती थी, आज वो संख्या बढ़कर 1,700 हो गई है। राज्य में हेलीपोर्ट्स की संख्या, एक हेलीपैड है, एक हेलीपोर्ट, हेलीपोर्ट्स की संख्या 2 से बढ़कर 12 होती है, जिसमें एक साथ कई हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं, वो हेलीपोर्ट्स। और हेलीपैड की संख्या 60 से बढ़कर 118 हो गई, यानी कि दुगने के लगभग गुना। और बीते 4 वर्षों में बिजली का उत्पादन हमारा 3 गुना बढ़ गया। बीते 4 वर्षों में 2,65,000 से अधिक, ये तो रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया हमारी मातृशक्ति में। यहाँ कितनी कठिन परिस्थितियां हैं, कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी जो बहनें हैं, उनके अंदर जो काम करने की एक शक्ति है, कौशल है, मिशन है, उसका परिणाम है कि 2,65,000 हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें आज लखपति दीदी बन गई। तो सारी जोर से बजाइए आप। बीते 4 वर्षों में होटलों की संख्या, इसमें 25% की बढ़ोतरी हुई है और नए होम स्टे जो हमारे लिए बहुत बड़ा हमारी विकास और समृद्धि का कारण बनने वाले हैं, हमारे यहाँ रोजगार का एक बड़ा जरिया बनने वाले हैं, उसमें 50% की बढ़ोतरी हो गई है। और डबल इंजन सरकार के कारण आज राज्य को दुगनी गति से प्रगति हो रही है, जिसका परिणाम है कि आज हमारे जो लोग दूसरे प्रदेशों में, देश दुनिया में काम कर रहे हैं, 44% रिवर्स पलायन हो गया है। जो बाहर जा रहे थे अब वो अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने स्थानों को लौट रहे हैं। और इन्हीं सबका परिणाम है। ये इस बार विधानसभा में बोल रहा था, सुबोध भाई तो वहां लगातार बोल रहे थे, मुझे थोड़े समय मिलता था, मौका मिलता था 2-3 बार, तो तब मैं बोलता था, 1-2 बार मैं बोला। तो मैंने कहा तुम कहते हो
उनसे हमारे सम्मानित प्रतिपक्ष के साथियों से कि आप कहते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे भैया, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत सरकार का नीति आयोग कह रहा है, ये एडीजी कह रही है, ये जो मनीला में ऑफिस है, मनीला है सुबोध भाई, फिलीपींस, ये फिलीपींस मनीला से आंकड़े आ रहे हैं कि पूरे देश का इंडेक्स बनाया जाता है और उस इंडेक्स में बहुत सारे मानक होते हैं विकास के, बहुत सारे पैमाने होते हैं। ये हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं आप सब लोगों के सामने बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भी ये बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बात हमारे जन जन तक पहुंचनी चाहिए, उत्तराखंड के एक एक घर घर तक पहुंचनी चाहिए कि हम नहीं कह रहे हैं बात कि भाई उत्तराखंड में पेयजल के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, सड़क के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, यात्रा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, परिवहन के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, अच्छा सुशासन स्थापित हुआ है, हमारी माताओं बहनों ने आज महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, हमारे उद्योग धंधों में अच्छा काम हुआ है, हमारे बच्चों को रोजगार अच्छा मिला है, पारदर्शिता के आधार पर हमारे सीमांत गांव विकास की ओर बढ़े हैं, गैर विलेजों का विकास हुआ है, हर गांव तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी है, दूर संचार बढ़ा है, हमारी रेल रोपवे नेटवर्क सारा बढ़ा है, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं। तभी तो इन सब मानकों को तय करने के बाद जब पूरे भारत का इंडेक्स बनता है, उस इंडेक्स में उत्तराखंड को पहला स्थान मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहे, तो आंकड़े ये तो आप वेबसाइट पर उठा के देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा भाई, पूरे भारत के लोग कह रहे हैं वाह वाह, उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं वाह वाह, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तुम कह रहे हो आहा। आप कहते रहिए, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग रुकने वाले नहीं है। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य बनाना है। भाइयों बहनों, इसके साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रदर्शन सूचकांक में 2023-24 में भी विशेष राज्यों की श्रेणी में हमको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमको अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। और नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट में हिमालय राज्यों की श्रेणी में भी हमको पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और बीते 4 वर्षों में लगातार मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट होने का गौरव भी हमको प्राप्त हो रहा है। जो लोग पहले फिल्म बनाने के लिए भारतवर्ष के दूसरे देशों में जाते थे, अब उनके लिए भी सबसे प्राथमिकता का स्थान हमारा देवभूमि उत्तराखंड बनता जा रहा है। सैकड़ों फिल्में बन रही है हमारी, किसानों की आय की वृद्धि करनी हो या मत्स्य क्षेत्र के विकास का मामला हो, उसमें भी हम देश के अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। युवाओं को रोजगार देने के मामले में भी हम देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम उभर कर आया है। नीति आयोग 2024 में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस यानी कि तैयारी सूचकांक में भी देश के अग्रणी राज्यों में हमारा नाम शामिल हुआ है। पर्यटन हो, एविएशन हो, खेल का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ एविएशन इकोसिस्टम, बेस्ट विलेज, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जैसे राष्ट्रीय सम्मान हमको प्राप्त हुए हैं। आज उत्तराखंड को नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स, स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टेट एंड एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स जैसे कई राष्ट्रीय सूचकांकों में भी आज विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हो रहे हैं। एक खनन का क्षेत्र था, बड़ा बदनाम होता था, कोई खनन की बात ही नहीं करता था। हमारे सुबोध भाई ने विधानसभा में बिल्कुल ठोक के जवाब दिया था। इस बार देखा होगा आपने, उन्होंने सोचा कि हम खनन की बात उठाएंगे और खनन की बात उठा के सरकार को भेज देंगे। क्यों भाई? आप देखिए, कोई यहाँ से डोईवाला से अगर एक ट्रक विकासनगर से, डोईवाला से या इधर खानों की तरफ से एक ट्रॉली भी अगर कोई आरबीएम चोरी करके लाना चाहे या बिना रॉयल्टी कटा के लाना चाहे तो ला नहीं सकता।
पड़ता है भाई बहनों। अभी बता रहा हूं, इसी का परिणाम हुआ कि पूरे देश में जो केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य खनन तत्परता सूचकांक, इसमें भी हमको देश के पहले दूसरे स्थान पर भारत सरकार ने घोषित किया और इसके लिए 200 करोड़ रुपए की हमको धनराशि मिली। भारत सरकार ने हमको प्रोत्साहन किया और इसके साथ जो हमारा रेवेन्यू जो पूरे साल भर तिजोरी में 300 जमा हो जाता था, 350 जमा हो जाता था, वो आज तिजोरी में 1200 करोड़ से ज्यादा धनराशि जमा हो गई है। अब कोई कहे कि ये सुबोध भाई बोल रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, इनको जवाब देना पड़ता है। अरे भैया, संसदीय कार्य मंत्री झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, ये तो तिजोरी में जो जमा हो रहा है वही बोल रहे हैं। या मैं भी झूठ थोड़ी ना बोलूंगा, आंकड़े हैं। तिजोरी में पैसा जमा होगा तो तिजोरी के हिसाब लगेगा, तो तिजोरी में जमा हो रहा है। अब आप सोचिए कि अगर ये पैसा राज्य स्थापना से लेकर अभी तक 25 सालों तक हर साल 1,000 करोड़ रुपया अगर जमा होता, ज्यादा जो पैसा जमा हुआ उसमें 1,000 करोड़ की वृद्धि होती तो कितना हो जाता? 25,000 करोड़ हो जाता रतूरी साहब। 25,000 करोड़ हमारे राज्य में और ज्यादा पैसा जमा हो जाता। कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन हम लोगों ने तय किया है, संकल्प किया है। आप देखा होगा तो विरोध भी होगा, कुछ घर में प्रदर्शन ये वो इस प्रकार की चीजें कर रहे थे, लेकिन हमने कहा राज्य के हित में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमको चाहे कितना भी विरोध झेलना पड़े, हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी जो पारदर्शी नीति है उसको लागू करके मानेंगे। इसी का परिणाम आज भाइयों बहनों, आपके विधानसभा क्षेत्र में रायपुर की बात करूं तो यहां पर बीते 4 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुए हैं कि काओ भाई कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता है जो बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में सम्मिलित न होते हो। कोई कार्यक्रम ऐसा न हो जिसमें ये कोई घोषणा न करवाते हो, और खाली घोषणा करवा के मानने वाले विधायक ये घोषणा करवा के मानते नहीं, ये जीओ भी करवाते हैं। जीओ करवाने के बाद अधिकारियों को पकड़ के उसका पैसा भी दिलवाते हैं और योजनाओं का लोकार्पण। जहां इन्होंने रायपुर डिग्री कॉलेज में आधुनिक सुविधाओं से नई बिल्डिंग बनी, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ, तो याद करिए, कागज डायरी वायरी लाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग प्रमुख लोग हैं, हमें बताना भी चाहिए कि रायपुर विधानसभा में कितने काम हुए। ये तो मैं प्रदेश के बता रहा था, थोड़ा रायपुर के ही बताता हूँ। नई बिल्डिंग बन गई, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का जो है वो उच्चीकृत हो गया। रायपुर विधानसभा में सड़कों का डामरीकरण का कितना काम, नवीनीकरण का कितना काम, चौड़ीकरण का काम व्यापक स्तर पर आज कराया जा रहा है। वो उसका कोई हिसाबी किताब नहीं है कि कितना काम हो रहा है, लगातार काम चल रहा है। सीवर लाइनों का काम तेजी से किया जा रहा है, सीवर लाइनें बिछाई जा रही है। एडीपी के माध्यम से वार्ड संख्या 63 से लेकर 68 तक सीवर लाइन का कार्य पूरा किया जा चुका है, और जहां जहां कार्य हुआ है वहां क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत भी कराई जा रही है। थोड़ा उसके कारण से परेशानी होती है, और बीच बीच में काम चलता है तो थोड़ा ये परेशानी आती है। पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले 4 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में 18 नए ट्यूबवेल, 6 ओवरहेड टैंक बनाए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में नए ट्यूबवेल और हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। पेयजल पाइप लाइनों की मरम्मत की गई है। नई लाइनों के विस्तार का कार्य निरंतर जारी है, ताकि हर घर, हमारा संकल्प है कि हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचना चाहिए, हर घर नल से जल पहुंचना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी का ये बहुत विजन है, इसीलिए उन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया था। इसके साथ साथ हम सिंचाई के क्षेत्र को और सुचारू जलापूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आप लोगों के देखिए एक बड़ी परियोजना और शुरू हो गई, सौंग डैम बनने जा रहा है। आने वाले समय में जब सौंग डैम बनकर तैयार हो जाएगा तो पूरा देहरादून आने वाले 50 सालों के लिए जो जल स्तर नीचे जा रहा है वो जल स्तर हमारा बिल्कुल
सब प्रकार की सुविधाएं मिले। इसके अतिरिक्त डिफेंस कॉलोनी, सियावाला, नेहरू कॉलोनी सहित विभिन्न वार्डों में पार्कों का निर्माण, सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जिससे हमारे सभी लोगों को एक स्वच्छ और हरित वातावरण मिले। इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कार्य किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। यही नहीं, हम आईटी पार्क से पॉलिटेक्निक संस्थान होते हुए मंगलूवाला तक सड़क के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। इसके साथ ही हमने राष्ट्रीय स्तर के खेलों के आयोजनों को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट थानों से लेकर रिश्वना पुल तक लगभग 25 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी कराया है, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। इतना ही नहीं, हम क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए नदियों और बरसाती नहरों पर सुरक्षात्मक कार्य भी करा रहे हैं, जिससे आपदा के समय में जो बाढ़ की स्थिति होती है, जन धन की हानि होती है, उसको रोका जा सके। कमजोर जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए ताऊ भाई हमेशा लाते हैं। मेरे ख्याल से जो विवेकाधीन, वैसे तो वो मुख्यमंत्री के विवेक पर होता है, लेकिन ये हमारे विवेक को भी जो है आगे कर देते हैं। बड़ी अच्छी बात यह है, मैंने सभी से अनुरोध भी किया था कि इसमें जो हमारे जरूरतमंद लोग हैं, जिनका इलाज होना है, उपचार होना है, गरीब बेटियों की विवाह इत्यादि के कार्यक्रम है या अन्य कोई सहायता है, उस पर जरूर करें। तो बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र रायपुर में हम लोगों ने मदद पहुंचाई है। इसके साथ साथ जहाँ राज्य के संपूर्ण विकास के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, अनवरत रूप से काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं होता है जब हम लोग कहीं रुकते हैं। कहीं रुकने का नाम नहीं है, क्योंकि ये संकल्प लिया है कि राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। वहीं हम सांस्कृतिक मूल्य, यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ का देवत्व है, उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हमारा देवत्व समाप्त नहीं होना चाहिए। देवभूमि की आस्था, पवित्रता और श्रद्धा इसी प्रकार से अक्षुण्ण रहनी चाहिए। इसलिए हमने चाहे सख्त धर्मांतरण रोकने का कानून हो, चाहे दंगा रोकने का कानून हो, या लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, या जितने प्रकार के भी ऐसे खराब काम, उन सभी को रोकने के लिए हमने कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। और अतिक्रमण पर हमने कार्रवाई करते हुए 12,000 एकड़ से अधिक जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त कराई। लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के लोग, कांग्रेस के हमारे मित्र, उनकी आंखों पर वोट बैंक की पट्टी पड़ी हुई है। उसके चक्कर में उनको कहीं पर भी लैंड जिहाद नजर नहीं आता है, कहीं पर भी उनको अतिक्रमण नजर नहीं आता है। और जब हम इस पर कार्रवाई करते हैं कि हम कहते हैं भाई अतिक्रमण हटाना चाहिए, आप बताइए कहीं पर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना, जोर से बोलिए। तो हम वैधानिक रूप से कार्रवाई करते हैं, कहते भाई सरकारी जमीन पर किसी ने अतिक्रमण किया तो आप हटाइए। तो जब हम कार्रवाई करते हैं तब भी हमारे इन कांग्रेस के लोगों को परेशानी होती है, बड़ी परेशानी होती है। भाइयों बहनों, देश के संविधान में जब बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथी भारत का संविधान बना रहे थे, तो उस संविधान के अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान किया गया था कि देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू होना चाहिए। और हमने बाबा साहब के उस स्वप्न को धरातल पर उतारने का काम स्वतंत्र भारत के, आजाद भारत के इतिहास में सबसे पहले कहीं हुआ तो हमारे देवभूमि उत्तराखंड में हुआ। और हमने एक कानून लागू किया। पूरे देश भर के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने हमारा प्रोत्साहन किया, हमारी प्रशंसा की। उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम किया आपने, खूब सराहा। लेकिन कांग्रेस के लोगों को प्रदेश में समान नागरिक संहिता से भी तकलीफ है। उन्हें इससे लगता है कि उनके कुछ चहेते लोगों के एक समुदाय विशेष के अधिकार छीने जा रहे हैं। परंतु आप ही बताइए, क्या उत्तराखंड में महिलाओं के उत्पीड़न को हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? जहाँ हमारी महिलाएं, मैंने स्वयं देखा है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में, कितनी कठिन
कठिन स्थितियों में वो काम करती हैं। पहाड़ पर देखिए आप कैसे घर चलाती हैं, कैसे वो अपने घर में गाय भैंस को पालती हैं, कैसे घर का खाना बनाती है, कैसे बच्चों को पालती है, स्कूल भेजती है। कितने तो बच्चे, अब तो इतनी सुविधा हो गई, मोदी जी के कारण से जल जीवन मिशन भी आ गया, गरीब कल्याण अन्न योजना भी आ गई, गैस की समस्या का भी समाधान हो गया, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, तमाम योजनाएं आ रही, आयुष्मान भारत योजना आ रही। लेकिन पहले के समय में कई सारे बच्चे तो, महिलाएं जो हमारी बहन है, हमारी माताएं घास काटने जाती थी और घास काटते काटते बच्चे पैदा हो जाते थे। मैंने खुद देखा, घर में 3-4 बच्चे होते थे, छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चों को अपनी धोती से या अपनी जो भी कपड़े थे उससे उसमें बांधा और उसे घास काटने चली गई, चारा लेने चली गई, खेत में चली गई, लकड़ी काटने चली गई। इतनी परेशानियां। तो ऐसे में हम कैसे हम जो है महिलाओं को उत्पीड़न की छूट दे सकते हैं भाइयों बहन? क्या किसी को धर्म के आधार पर कानून के साथ खिलवाड़ करने की छूट दी जा सकती है? लेकिन कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में सच्चाई का सामना नहीं करना चाहती। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के अंदर पनप रही विभाजनकारी मानसिकता पर अंकुश लगाने के लिए हमने राज्य का मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का निर्णय लिया। क्योंकि उन मदरसों में भी पढ़ने वाले बच्चे, वो भी देश और समाज के उसकी प्रगति में, उसके विकास में अपना योगदान दे। उनको वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना चाहिए जो हमारा शिक्षा बोर्ड के द्वारा तय हो। और हमने तय कर दिया कि 1 जुलाई 2026 से अब उनमें भी वही पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राज्य के अंदर जिहादी मानसिकता को पनपाने वाले ये अलगाववादी केंद्र बने, बल्कि राज्य के अंदर ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित होने चाहिए। हमने राज्य में ऐसे बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से अधिक जो अवैध मदरसे थे, जिनमें बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनमें पहचान ऐसी थी नहीं कि कौन से बच्चे कहां से आए, कौन कहां से आया, उनका इतिहास कुछ नहीं पता था। ऐसे केंद्रों पर हमने ताला लगाने का काम भी किया है। और जब हम इसका भी ताला लगाते हैं तो कांग्रेस के लोगों को इसमें भी परेशानी होती है, इसमें भी उनके पेट दुखता है, बहुत ज्यादा अपच होने लगती है। भाइयों बहनों, हम ऑपरेशन कालनेमी चलाते हैं। आपने सुना होगा ऑपरेशन कालनेमी, सुना है ना? सही काम हुआ ना? अरे तो जोर से बोलो, सही हुआ ना? पुष्कर धामी जिंदाबाद, ठाकर धामी जिंदाबाद, सुरेंद्र धामी जिंदाबाद। मैं तो बहुत पछतालू साहब इस चीज का। हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया भाई, ऐसे घुसपैठिए जो हमारी माताएं बहनें पूरे देश भर से, यहाँ से, अरे भाई इतने शुद्धता से 1-1 हफ्ते तक व्रत करती हैं, प्याज नहीं खा रही है, लहसुन नहीं खा रही है, व्रत कर रही हैं, अपना संकल्प ले रही है, फिर हरिद्वार आ रही है, ऋषिकेश जा रही है, 4 धाम जा रही है, ऊपर जा रही है, कई देवी स्थानों पर जा रही है, और उनके मार्ग पर बाधा बनने का काम है। अपना असली नाम छुपा कर रहते थे, वेश बदल कर रहते थे, घुसपैठिए, अपराधी, ऐसे छद्म वेशधारियों को पकड़ने के लिए हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। और हमने जब कालनेमी चलाया तो इसमें भी इनका पेट दर्द होने लगा। तो आज के अवसर पर मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, आप सब देवभूमि के संरक्षक हैं, इसलिए आप सबको अपने अपने स्तर पर ऐसी मानसिकता के लोगों को करारा जवाब देना है और इनको स्पष्ट रूप से बता दें, रायपुर विधानसभा से आवाज जानी चाहिए, एक हमारे घर से आवाज जानी चाहिए कि अब देवभूमि में इस प्रकार की साजिश नहीं किसी भी कीमत पर नहीं चलेगी, हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। आपने देखा उन प्रक्रियाओं को बदनाम करने के लिए इस तरह से कहा कि ये पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। भाइयों बहनों, वो कोई पेपर लीक नहीं था, एक मामले में नकल का मामला आया था केवल। प्रश्न पत्र 11 बजे मिलता है और 11:35 पर उसमें से साजिश के तहत इन प्रक्रियाओं को बदनाम करने के लिए
कुछ प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्न 10 या 12 प्रश्न मोबाइल में फोटो खींच के बाहर भेज दिए जाते हैं। वो जो खालिद नाम का व्यक्ति था वो अपनी बहन को भेजता है, बहन अपने किसी प्रोफेसर को भेजती है और प्रोफेसर से कहीं और पहुंच जाता है और उसके बाद पूरा भवंडर खड़ा कर दिया जाता है, अफवाह फैला दी जाती है और नारे लगाए जाते हैं झूठे कि पेपर छोड़ गद्दी छोड़, पेपर छोड़ गद्दी छोड़। इस प्रकार के नारे जैसे इन्होंने बिहार में लगाए थे, आपने देखा होगा बिहार में भी इन्होंने नारे लगाए थे, क्या था, वोट छोड़ गद्दी छोड़, और वहां के लोगों ने देखे गद्दी छुड़वा दी ना अच्छे से। उत्तराखंड के लोग भी इसी का मांग कर रहे थे क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। एक मामले में नकल का मामला था और हमने जांच करवा दी भाई, सीबीआई ने करवा दी, पेपर भी निरस्त कर दिया। और ये जो हमने सख्ती करी, नकल का कानून लाए, उसी का परिणाम है कि 30,000 नियुक्तियां अभी तक संपन्न हो चुकी है। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को मिला। देखिए, आप अगर आपके आसपास भी कोई लोग रहते होंगे तो आप उनसे पूछेंगे, देखेंगे आप कि जो पहले कई सालों से परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, उनका नंबर नहीं आ रहा था, वो सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। अब वही बच्चे एक साथ एक परीक्षा में नहीं, 4 और 5 परीक्षाओं में एक साथ उनका चयन हो रहा है। ये प्रक्रिया बदली है भाइयों बहनों, ये कोई सामान्य काम नहीं हुआ है। और जो 30,000 नौकरियां मिली है, अगर वो सबका अगर आकलन करेंगे तो पिछली सरकारों की तुलना में 4 गुना से भी अधिक है। इसके साथ ही 4 वर्षों में 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भी हमने पहुंचाया है, जिन्होंने पहले के समय में नकल को एक उद्योग बना दिया था। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है। 0 टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले समय में शायद हर दिन आपके पास समाचार आता होगा कि आज यहां पर विजिलेंस ने इसको ट्रैप कर लिया, आज विजिलेंस ने यहां घूस लेते हुए पकड़ लिया, आज इस ऑफिस में पकड़ लिया। ऐसे 200 से भी अधिक जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, ऐसे लोगों को सलाखों के जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ है। और इसमें यह भी तय किया गया, कोई छोटा बड़ा नहीं। पहले क्या था कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ ली जाती थी, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियों पर कोई हाथ नहीं डालता। अब कोई किसी स्तर का हो, आपने देखा होगा हरिद्वार में भी ऐसा प्रकरण आया था, हमने तीनों पर कार्रवाई की। IAS हो, PCS हो, IFS हो, किसी स्तर का भी कोई अधिकारी अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हर हालत में कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, ये सभी कार्यों के बारे में आप सब लोगों को भी बताना है, जिससे राष्ट्रवादी शक्तियों को और मजबूती मिल सके और हमारा राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य। अभी सुबोध भाई कह रहे थे कि अब इनके पास कुछ नहीं बचा है। मैं अंत में एक बात कह के बात समाप्त करूं, इनके पास कुछ बचा नहीं है। समझ गया, जनता का समर्थन है नहीं, इनके नीचे से, पैर के नीचे से जमीन पूरी साफ हो चुकी है। अब ये झूठ का सहारा लेते हैं, अफवाह फैलाते हैं, फैब्रिकेटेड बातें करते हैं, टूल किट्स का सहारा लेते हैं। अब कह रही थी भाजपा के बड़े दिग्गज, आप लोगों ने भी देखा होगा, टीवी में भी चल रहा था, मैं भी सोच रहा था यार कौन से भाजपा के दिग्गज हैं, सारे भाजपा के दिग्गज बहुत बड़ी। और अरे भाई भाजपा के दिग्गज, वो मैं सोच रहा हूँ दिल्ली में कोई कार्यक्रम हो रहा है, कौन से दिग्गज है, यहाँ हो ही नहीं रहा है। उनकी प्रभारी जी या पता नहीं जो उनकी पदाधिकारी है, वो देहरादून आने में भी उनको तकलीफ होती है, देहरादून में नहीं आ रहे, दिल्ली बुला रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं, शामिल होने जा रहे हैं। मैंने भी सोचा पता नहीं, एक बार तो मेरे पास भी न्यूज आई तो मैं भी थोड़ा थोड़ी देर के लिए मैंने कहा लग रहा है कौन शामिल हो रहे हैं, इतने बड़े कौन दिग्गज हैं। बाद में देखा जब नाम आए, एक भी भाजपा का वर्तमान में सदस्य नहीं है, एक सदस्य नहीं है। अरे कोई 5 साल पहले पार्टी से निकला हुआ है, कोई चुनाव हार के निकला हुआ है, कोई किसी आरोप में निकला हुआ है, कोई किसी और में निकला हुआ है। ये फैब्रिकेटेड चीज है। और हमने तो अपने यहाँ के हाउसफुल का बोर्ड लगा रखा है। मैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे महेंद्र भट्ट जी से मैंने अनुरोध किया, इस सभा में मैंने भीमलाल से, मैंने सार्वजनिक सभा से मैंने उनसे अनुरोध किया कि अध्यक्ष जी अब हमारे यहाँ पर बहुत संख्या हो गई है अन्य दलों से आने वाले नेताओं की, कार्यकर्ताओं की, इसलिए प्लीज आप इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी बना लीजिए, स्क्रीनिंग करने के बाद ही अब उनको बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस प्रकार का फैब्रिकेटेड चीजें चलती है भाइयों बहनों, इसलिए आप सबको पता होना चाहिए, एक एक बात आपके माध्यम से जानी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी संकल्प हैं, जो भी बातें मैंने रखी थी, मैं सोच रहा था कि मैं इतनी देर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं देखा कि रायपुर के लोग हैं तो, और इस प्रकार का संवाद मेरा आज पहली बार किसी विधानसभा में हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये हम लोगों की शुरुआत हो गई, नया संवत्सर भी है, नए संवत्सर से चीजें शुरू हुई है, नया साल हमारा, ये जो संवत्सर का साल हमारा शुरू हो गया, तो इसमें हमें नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना है और हमारे इन संकल्पों को पूरा करने में रायपुर क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ, हमारी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना योगदान देते रहेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारने के लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे माननीय मेरा सबसे अनुरोध है, सबके लिए भोजन है, लेकिन पहले हमारी जो महिलाएं हैं वो जरा अंदर चली जाए।